हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था कि बिंब की स्थिति जो है आपकी अवतल दर्पण में अलग अलग जगह हमने बिंब को रखा था और उससे हमने प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है ये पता किया था। तो चलते हैं आज आगे और आगे अपने स्टडी को जारी करते हैं। तो अब बिंब की स्थिति की बात करते हैं। तो एक बार बिंब हमारा कहाँ था, अनंत पे था। उसके बाद एक बार बिंब हमारा कहाँ पे था, तो एक बार बिंब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले था, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, एक बार हमारा क्या था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। अब बिंब की जो स्थिति होगी ये कहाँ पे होगी, तो बिंब की जो स्थिति होगी ये फोकस पर होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम फोकस पे जब हमारा बिंब होगा तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पे बनेगी और प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे, है ना। ये दर्पण हमारा कौन सा दर्पण है, ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण है। और जब यूं हम दर्पण बनाएंगे तो इस दर्पण में हमें मालूम है कि ये आपका क्या होता है, P होता है। और P क्या होता है ये हमें नहीं लग रहा है कि बताने की कोई ज़रूरी है। यहाँ पे आपका फोकस होता है और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो है बिंब जो है कहाँ पे बोला जा रहा है, तो बिंब बोला जा रहा है कि फोकस पे होगा। तो बिंब जो हमारा है फोकस पे होगा तो कैसा हो सकता है, तो देखिए तो ये जो बिंब होगा तो मान करके चलिए ये आपका A है और ये आपका B है, तो ये बिंब है। तो ये जो बिंब हमारा होगा आपको इस प्रकार से होगा। अब हमने आपको बताया था कि जो भी बिंब होगा तो उससे हम क्या करेंगे कि किरण को भेजेंगे। ठीक है, बहुत सारी किरण निकलती है, उसमें से 2 किरण भेजते हैं। तो सबसे पहला किरण हमने आपको क्या बताया था, कौन सी किरण को भेजना है, तो सबसे पहले जो हमारा किरण होगा वे क्या होगा, इससे जो है इस मुख्य अक्ष के समानांतर हम भेजेंगे, है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो ये इस प्रकार से चला जाएगा। और आपको ये बात बताया गया है कि हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो है हमने एक किरण भेजा और वे जो है परावर्तित होकर के कहां से जाएगी, आपको मालूम है कि वे फोकस से होकर के जाएगी, यूं निकल करके जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें एक किरण भेजना है। कहां से भेजना है भैया, आपको जो है ये जो किरण भेजना है वे प्रिंसिपल एक्सिस कहिए या मुख्य अक्ष के समानांतर भेजना है, जो कि कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरा जो किरण है वे हमें कहां से भेजना है, तो जो दूसरा किरण है वे हमें आपको भेजना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां पे भेजना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको मालूम है कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि हम कोई किरण को भेजते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वह पुनः कहां पे लौट जाती है, पुनः सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पुनः वह लौट करके वापस आ जाती है। तो चलिए दूसरा, अब देखो हमने अभी तक जो भी फिगर बनाया था उसमें हमने क्या किया था कि एक रे हमने यानी कि एक किरण जो है हमने क्या किया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर भेजा था और दूसरा हमने क्या किया था कि फोकस से होकर के भेजा था और वे मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है, इसमें हमें क्या करना है कि वे काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जो हमारा बिंब है वे कहां पे है, फोकस पे है। तो हम फोकस पे यदि भेजेंगे तो फोकस पे भेजेंगे तो कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि फोकस पे बिंब है और वहीं से हम कैसे भेज सकते हैं, तो वहां से हम नहीं भेजेंगे। तो कहां से भेजेंगे, तो चलते हैं आगे। तो देखो अब हम यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजे, यू हमारा जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि हम भेजेंगे तो ये हमारा कैसा चला जाएगा, ऐसा जाएगा। देखो भैया मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं, इसीलिए थोड़ा सा जो फिगर है ना उतना अच्छा नहीं बना पाता हूं, लेकिन इतना बना देता हूं कि आपको समझ में आ जाए, है ना। इतना बना देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हमने मुख्य अक्ष से क्या की, एक किरण भेजा, मुख्य अक्ष से जो हमने किरण भेजा वे पुनः वापस लौट करके क्या हो गया, उसी पे चला जाता है। तो ये हमने मुख्य अक्ष से भेजा और फिर उसी पे ये लौट करके चला जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है।
ठीक है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल यदि कोई लाइन होगा तो वे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत दूर जाकर के, जो कि बाय द वे मिल जाएगा कहीं पे जाके, वो बहुत दूर जाकर के मिलेगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा तो कहां पे बन रहा है, तो हमारा जो इमेज बन रहा है ये अनंत पे बन रहा है। तो इस कंडीशन में जब बीम की स्थिति फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी, तो हम कह सकते हैं भैया प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी, अनंत पर, मतलब बहुत दूर बन रहा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो अब प्रतिबिंब की आकार का जो बात करते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो आकार छोड़िए, इसका आकार का तो कोई पता ही नहीं है, अनंत पे है तो ये कैसा आकार होगा तो कोई पता ही नहीं, तो लिख दीजिए अत्यंत विवर्धित। और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये वास्तविक तो होगा ही, लेकिन हमारा बिंब कहां पे था, बिंब ऊपर था, लेकिन प्रतिबिंब तो अनंत में बन रहा है, लेकिन कहां बन रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के नीचे मिलेगा। तो क्या है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यंत विवर्धित हो जाएगा, और प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी, अनंत पे होगी। तो ये बिंब की स्थिति जब हमारा कहां पे था, फोकस पे था। अब हम इसके बिंब को हम क्या करते हैं, आगे दे करके देखते हैं कि इस कंडीशन में हमारा क्या होता है। तो चलते हैं आगे दोस्तों। तो अब देखिए बोला जा रहा है कि जो बिंब की स्थिति होगी वह हमारी कहां पे होगी, एफ व पी के मध्य। तो हमें मालूम है कि पी हमारा पॉइंट कहां पे होता है, यहां पे होता है, एफ हमारा यहां पे होगा, और सी हमारा कहां पे होगा, यहां पे। और जो बिंब की स्थिति होगी वे कहां पे होगी, तो बिंब की स्थिति देखो आपका जो है, बिंब की स्थिति एफ और पी के बीच, यानी कि यहां पे मान करके चलो, तो ए ये हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हमारा क्या है, बिंब है। क्लियर है। तो अब कह रहा है कि इसकी स्थिति फोकस और इस पी के बीच में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टारगेट करना है क्या, तो हम सबसे पहले एक किरण भेजेंगे, कहां भेजेंगे, तो इसके अब समानांतर, ठीक है, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे ना, एक किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। और जब ही मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि वे कहां से होकर के गुजरेगी, तो वे फोकस से होकर के गुजरेगी, ये इस प्रकार से फोकस से होकर के गुजरेगी, यानी कि हमने मुख्य अक्ष के समानांतर भेजा और वे फोकस से होकर के गुजर गए। अब देखो इसमें जब हम दूसरा जो भेजेंगे, है ना, जब दूसरा वाला यदि हम भेजते हैं तो क्या होता है कि इसमें हम जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यू भेजते हैं, और ये वाला जो है, इस दोनों में ऐसा प्रतीत होता है कि ये इधर जो है दूसरे साइड, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो किरण है ये जो हम भेज रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये दर्पण के उस साइड कहीं पे हमारा मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में जो हमारा है कि जो पॉइंट हमारा था, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति जो थी, वे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दर्पण के पीछे जा करके क्या होता है, जा करके कहीं पे ये लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो यदि ये लाइन बाहर जा करके मिल रहा है तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो बी डैश और ए डैश, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी तो वे कहां पे होगी, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह दर्पण के पीछे होगी। कहां पे होगी, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो देखिए प्रतिबिंब का आकार आपको लग रहा होगा, प्रतिबिंब का आकार आपको लग रहा होगा कि बिंब इतना बड़ा है, लेकिन इसका आकार क्या है, बड़ा है, तो बिंब से बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वे आप देख सकते हैं कि ये आपको आभासी, आभासी कहने का मतलब रियल नहीं होगा, ये आभासी और क्या होगा, सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण में टोटल आपका जो है ये 6 नंबर था। तो बिंब की स्थिति अलग अलग जगहों पे रख करके हमने देखा कि हमारा प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये बात याद रखना है, और ये बात याद रखना है। उसे समझ के आप पढ़ोगे तो आपको सारा चीज याद रहेगा। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। हमने अवतल दर्पण में देखा प्रतिबिंब की स्थिति, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो चलते हैं आगे। तो चलिए अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको 2-3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना होगा। देखिए ये जो है, हमने इससे पहले जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा टोटल 6 कंडीशन था कि एक बार हमारा जो है मतलब बिंब अलग अलग जगह पे आ रहा था और उसका इमेज अलग अलग प्रकार से बन रहा था। लेकिन इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें सिर्फ 2 केस हमें स्टडी करना है, और उस 2 केस को स्टडी करने के लिए 2 बातों की जानकारी रखना हमें बहुत जरूरी है। तो चलते हैं और आपको आगे बताते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले उत्तल दर्पण में जो आपको याद रखना है, वे आपको क्या याद रखना है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अब देखो ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो होता है, मैंने आपको दर्पण में पढ़ाया था। तो ये हमारा जो है आपको दर्पण जो है अवतल दर्पण, तो इस अवतल दर्पण में तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से हमारी किरण जाएगी। और इसमें क्या होता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो ये आपका क्या है, आपतित किरण है। मान करके चलिए ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समानांतर ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। तो ये जो आपतित किरण है, ये परावर्तित होकर के क्या इधर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो परावर्तित होती है उधर ही वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उसी प्रकार से ये हमारा क्या है, ये उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में इस प्रकार से होता है, यानी कि परावर्तक सतह जो होता है वह हमारा उठा हुआ होता है। तो जो किरण आएगी इसमें, ये लौट करके उसी में चले जाएगी, उसी माध्यम में चले जाएगी। तो ये जो किरण हमने भेजा आपतित किरण, तो परावर्तित होकर के क्या चले जाएगी, उसी में चले जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि वे कितने एंगल से जाएगी। तो हमने आपको बताया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की जो एंगल होती है वे क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जितना भी नॉर्मल डालोगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल डालेंगे। और जब भी हम नॉर्मल डालते हैं तो वे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस प्रकार से लंब डाला जाता है, यानी उस पर अभिलंब डाला जाता है। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अभिलंब डाला, तो इसमें जितनी एंगल से ये, ठीक है, आपतित हो रही है, उतनी एंगल से ये परावर्तित होकर के क्या हो जाएगी, चले जाएगी। उसी प्रकार से इसमें जितनी एंगल से ये आपतित होकर के आएगी, उतनी ही एंगल से ये परावर्तित होकर के चले जाएगी। यानी कि जितनी एंगल से ये आ रही है, उतने ही एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जो हमें नजर आएगा, तो नजर क्या आएगा कि ये जो किरण जा रही है, ये कहीं इस प्रकार से जाकर के कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वे फोकस पे जाकर के क्या हो रही है, मिल रही है। तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये जो किरण जा रही थी, यानी कि ये तो आपतित था और परावर्तित होकर के इस पे लौटना था, लेकिन हमें ऐसा अनुभव होगा कि ये जो जा रही है वे फोकस पे जाकर के मिल रही है। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है ना, ये रियल नहीं होगा, ये आभासी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। कोई भी किरण आएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद पश्चात फोकस पर मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि आपतित होकर परावर्तित होकर के तो इसी मीडियम में जा रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वे फोकस पे जाकर के मिल रही है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट जो कि याद रखना है। अब चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट की ओर। तो चलते हैं, देखते हैं।
तो अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं और दूसरा नंबर जो हमारा है क्या है कि सी पर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। कहने का मतलब ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे फोकस होगा और यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो कह रहा है कि सी पर आपतित होने वाली किरणें, तो जो भी किरणें सी पे आएगी वे पुनः लौट करके उसी पे चले जाएगी, यानी कि जो किरणें लौट करके, यानी कि जो किरणें भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी लौट करके पुनः उसी पे क्या हो जाएगी, वे चले जाएगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसी 2 पॉइंट से हम जो है बिंब की स्थिति को, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे बनता है ये पता करेंगे। तो चलते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 मात्र जो है इसमें आपको जो पढ़ना है मैं बताता हूं और अच्छे से आपको मैं समझाता हूं, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं आगे। अब तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या चीज, प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले किस चीज में हमें पढ़ना है, उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले जब उत्तल दर्पण में पढ़ना है भैया तो उत्तल दर्पण बना लीजिए। तो हम उत्तल दर्पण सबसे पहले बना लेते हैं और आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण में आपका कौन सा भाग कैसा होता है। तो ये आपका इस प्रकार से होगा और ये जो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष आपका यूं हो गया और इसमें आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है। अब जो है बिंब की स्थिति कहाँ पे है, तो बिंब जो हमारा रखा हुआ है वे अनंत पे है। अनंत कहने का मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहां से हमें 2 किरण भेजना है। तो 2 किरण किस प्रकार से भेजना है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब हम 2 किरण भेजेंगे तो देखिए सबसे पहला हमारा ये गया और ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया है, वे जाकर के ये तो परावर्तित हमारी हो जाएगी इस प्रकार से, परावर्तित हो जाएगी इस प्रकार से, लेकिन हमें जाकर के फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी। तो ये हमारा फोकस पे मिलता हुआ क्या आएगा, नजर आएगा। यानी कि हमारा जो बिंब था वे कहां पे था, अनंत पे था और इसका प्रतिबिंब हमारा कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो जब फोकस पे बन रहा है तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो आपका मतलब कि जो इसके समानांतर जो भी किरण भेजा जा रहा है वे आपको फोकस पे मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो अब सबसे पहली बात प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वे कहां पे बन रही है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ये आपको फोकस पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस पे। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार। तो देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है आपका, सूक्ष्म है, यानी कि छोटा है, बहुत छोटा कह सकते हैं, जिसे हम सूक्ष्म कहते हैं। अब है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी ये कैसी होगी, तो सबसे पहली बात ये जो होगी ये आभासी होगी, ठीक है। ये जो आपका होगा ये आपका कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी और सीधा ये आपका प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी। आभासी, आभासी इसलिए क्योंकि हमारा जो भी इमेज बन रहा है यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है वे आपके इस माध्यम में नहीं बन करके दूसरे तरफ बन रहा है। तो दूसरे तरफ कहां पे बन रहा है, तो दूसरे तरफ आपका जो बन रहा है फोकस पे बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आभासी है, मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया है। तो ये आपका क्या हो गया, आभासी हो गया। और एक बात आप याद रखना कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब होता है हमेशा लगभग सीधा ही बनता है, उल्टा न के बराबर बनता है। तो पहला वाला हमने पढ़ लिया। अब दूसरे के बारे में स्टडी करते हैं। सिर्फ 2 इमेज के बारे में पढ़ना है और उसके बाद जो है मैं आपको दर्पण के सूत्र के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आ भी सकता है। तो अब जो है हम बिंब की स्थिति कहां पे, अनंत व पी के मध्य देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में अब क्या हमारा कह रहा है,
ये हमारा उत्तल दर्पण है। और बिंब की स्थिति कहाँ पे कहा जा रहा है, अनंत व पी के मध्य। तो सबसे पहले हम एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहीं तक रहने दीजिए। उसके बाद जो है इस मुख्य अक्ष पे, ठीक है, अनंत व पी के मध्य, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा पी होगा और ये हमारा अनंत होगा। तो इस दोनों के बीच में हमें कोई पॉइंट पे हमें क्या करना है, बिंब को रखना है। तो मान करके चलिए इस और इस पॉइंट के बीच में हम यहां पे बिंब को रखते हैं। तो जो हम बिंब को रखेंगे तो उसे आप मान लीजिए ए और बी, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हमें दो किरण भेजना है। दो चीज मैंने बताया है, उस दोनों को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी किरणें जाएगी, ठीक है, जो भी किरणें जाएगी वे कैसे जाएगी, तो देखिए तो सबसे पहले मैं एक किरण भेजूंगा। कहां भेजूंगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये परावर्तित होकर के किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। लेकिन ये मिलता हुआ कहां पे नजर आएगा, मैंने आपको बताया है फोकस पे। तो सबसे पहले हमने मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण भेजा जो कि आपको फोकस पे होके गुजर रही है, लेकिन ये आभासी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया सारा चीज। उसके बाद दूसरी बात ये है कि दूसरा जो किरण हम भेजेंगे कहां पे भेजेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप भेजना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या किया कि इसे भेजा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं भेज रहा हूं आपतित किरण को, तो वे परावर्तित होकर के उसी पे वापस जा रही है। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, हम क्या करते हैं, उस जगह को खोजते हैं जिस जगह को वे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, या जिस जगह पे वे मिलता है। तो दोनों किरण हमने जब भेजा तो ये परावर्तित होकर के आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इस बिंब का जो है प्रतिबिंब इधर बनेगा और इतना बड़ा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि बिंब से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और इसे हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो स्थिति की बात करते हैं कि स्थिति इसकी कहां होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो स्थिति होगी इस प्रतिबिंब की वे हमारी पी व एफ के मध्य होगी, पी व एफ के मध्य। अब आकार का बात किया जा रहा है कि आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का आकार आप देख सकते हैं कि बिंब से क्या है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं बिंब से छोटा। और प्रकृति, तो प्रकृति तो ये आभासी तो होगा ही, इसमें तो कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि ये आभासी होगा और सीधा होगा, है ना। एक आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थिति कहां पे होगी, पी व एफ के मध्य। बिंब क्या होगा, ये आकार क्या होगा, बिंब से छोटा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा इस प्रतिबिंब का बिंब से छोटा होगा। और प्रकृति कैसी होगी, इसकी आभासी और सीधी होगी। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताया है, यानी कि बिंब जो हमारा है, बिंब की स्थिति के कारण प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होता है और किस प्रकार से होता है। तो हमने अभी एक पार्ट कंप्लीटली खत्म कर चुका हूं, एक पार्ट आपको मैं कंप्लीटली बता चुका हूं। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, वे हमारा है दर्पण सूत्र के बारे में। तो देखते हैं दर्पण सूत्र को जो हम ड्राइव करेंगे किस प्रकार से करते हैं। एक एक चीज को आपको समझना जरूरी है, तो बने। तो अब हम क्या करेंगे कि दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इस दर्पण सूत्र में सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक जो है अवतल दर्पण लेना है। तो अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण होगा। और इस अवतल दर्पण में हमें मालूम है कि ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो ये मुख्य अक्ष है, इसमें हमारा ये पोल हो जाएगा और ये एम एन हमारा क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ये हमारा फोकस बिंदु हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और यहां पर जो पॉइंट होगा क्या कह रहा है कि माना कि एक बिंदु ए बी सी से परे रखा जाता है, यानी कि एक बिंदु ए बी सी से परे हम रख रहे हैं, ए और बी सी से पहले हम कोई रख रहे हैं बिंदु।
और अवतल दर्पण इसका प्रतिबिंब C व F के मध्य बनाता है, यानी कि अवतल दर्पण जो इसका प्रतिबिंब बनाएगा वे C और F के मध्य बनाएगा। तो सबसे पहली बात हमें मालूम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण हम भेजेंगे तो वे कहां से होकर गुजरेगी, वे फोकस से होकर के गुजरेगी इस प्रकार से। दूसरा हम जानते हैं कि यदि हम दूसरा कोई किरण भेजें यानी कि इस प्रकार से, तो वे जो है परावर्तित होकर के किधर होकर के जाएगी, तो तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने में एक फिगर बनाया है और इस फिगर को मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए बी, यानी कि हमने एक बिंदु ए बी रखा था और इससे हमने जो किरण भेजा तो वे परावर्तित होकर के, ये जो किरण गया वे फोकस से होकर के गुजरा, ये वाला पहला नंबर। दूसरा हमने क्या किया कि दूसरा जो किरण भेजा इस प्रकार से वे जो है परावर्तित होकर के यूं चला आया। और तीसरा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण भेजे तो वे लौट करके पुनः इसी पे आ गया। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये हमारा ये बन रहा है बी डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब का निर्माण जब हम कर लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम ज्योमेट्री के मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दर्पण का सूत्र कैसे निकलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है दो त्रिभुज में हमें क्या करना है, देखना है दो त्रिभुज, यानी कि बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है इसमें, तो हमें देखना है कि दो त्रिभुज को खोजना है और उसकी समरूपता को सिद्ध करना है और फिर आगे देखना है। ठीक है, तो चलिए हम त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ की बात करते हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज तथा त्रिभुज देखिए ए डैश बी डैश एफ डैश, तो ए डैश बी डैश तथा एफ, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और आपका दूसरा त्रिभुज जो हमारा है त्रिभुज एम पी एफ, त्रिभुज एम पी एफ से, त्रिभुज एम पी एफ से। तो एम पी एफ यानी कि एम देखिए ये हमारा जो है लगभग ये आपका बराबर होगा, ठीक है ना। आपका जो है एम जो है, ये जो m हमने माना है तो ये जो है एम पी एफ, तो ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये इस तरह से मान के चलो एम पी एफ, दूसरे मार्कर से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यानी कह रहा है कि त्रिभुज एम पी और एफ, तो एम पी एफ त्रिभुज हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। और पहला त्रिभुज हमने कौन सा लिया था, तो पहला त्रिभुज हमने ये वाला लिया था, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। और दूसरा त्रिभुज हमने कौन सा लिया, तो दूसरा त्रिभुज हमने लिया एम पी एफ। अब इस दोनों त्रिभुज से हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, और दोनों एंगल यदि बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। ये हम त्रिभुज के समरूपता के बारे में क्लास 10th में पढ़ के आए हुए हैं। तो इसके समरूप होने के कारण, इसके समरूप होने के कारण, ठीक है, तो इसके समरूप होने के कारण क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे, तो देखिए ए डैश बी डैश कहने का मतलब ए डैश बी डैश, तो इसका जो है आपका लंब, ठीक है, इसका लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले का लंब बटे में ये वाला लंब, तो हम कह सकते हैं एम पी इक्वल टू, तो क्या करें हम कि इसका लंब जो है उसके बटे में ये वाला हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश एफ बटे आपको पी एफ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। बी डैश एफ कहां पे है, तो देखिए बी डैश और एफ इसका आधार और बटे पी एफ, ठीक है, इक्वल टू ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा। अब जो है आगे चलते हैं, ये देखिए क्लास 10th में हमें पढ़ना है, ये दोनों समरूप यदि होगा तो ये वाला चीज होता है। क्लास 10th में आप जाकर के देख सकते हैं, क्लास 10th में ये सारा चीज आप पढ़ के आए हैं। उसके बाद जो है हम जानते हैं कि चूंकि एम पी इक्वल टू, तो हमारा ये जो MP है, ये MP लगभग किसके बराबर है, AB के बराबर है। ये वाला दूरी और ये वाला दूरी लगभग क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये MP जो है ये AB के बराबर है।
तो अब हम क्या करेंगे कि MP की जगह पे AB को रख देंगे। तो अब हमारा ये हो जाएगा A डैश B डैश बटे MP इजकल टू MP की जगह रखो AB, तो हम रख देते हैं AB इजकल टू B डैश F बटे PF। ये हमारा किस प्रकार से आया, आपने देखा दोनों त्रिभुज हमारा समरूप था, समरूप से हमने ये लाया और हम देख रहे हैं कि ये जो MP है ये AP के बराबर है, तो इसलिए MP के जगह पे हम AB रख दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान करके चलते हैं। तो हमने क्या किया कि दो त्रिभुज को समरूप दिखा करके हमने एक इक्वेशन निकाल दिया, और किस प्रकार से निकाला ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा देखते हैं, दो त्रिभुज फिर से खोजो जो समरूप हो। तो दो त्रिभुज हमें फिर से खोजना है जो समरूप है, तो आप खोजिए जल्दी से कि कौन सा त्रिभुज समरूप है। फिर दो त्रिभुज की बात करते हैं हम। पहले दो त्रिभुज में हमने देखा, अब दूसरे दो त्रिभुज में हम देखते हैं कि कौन हमारा मतलब कि समरूप है। त्रिभुज APB और त्रिभुज APB। देखिए त्रिभुज A आपका है A, उसके बाद आपका क्या है P और B। तो ये वाला त्रिभुज APB, इस वाले त्रिभुज में यानी कि आपका त्रिभुज जो है APB, अब देखिए सेम टू सेम त्रिभुज कहीं पे आपको नजर आ रहा है, तो आप यदि नजर दोहराओगे तो आपको नजर आएगा त्रिभुज A डैश P B डैश। आप नजर दोहराइए तो आपको नजर आएगा त्रिभुज A डैश P B डैश। तो देखिए त्रिभुज A डैश P डैश B डैश तो कहां पे है, तो त्रिभुज A डैश, तो A डैश कहां है हमारा A डैश, उसके बाद P कहां पे है, तो P, और B कहां पे है, तो देखिए B डैश, सॉरी B डैश कहां पे है, यहां पे है। अब देखो इस दोनों में कॉमन है ना, दोनों समरूप है, यस दोनों समरूप है। आप देख सकते हैं क्यों समरूप है, क्योंकि एंगल I इजकल टू एंगल R होता है। हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इसमें भी 90 डिग्री है। दोनों का एंगल जब बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। तो तीनों, इस दोनों त्रिभुज का तीनों एंगल हमारा जब बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों हमारा क्या है, समरूप है। हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, ये वाला त्रिभुज एक नंबर और ये दूसरा नंबर हमारा क्या है, समरूप है। अब समरूप से हम जानते हैं कि हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने उसमें क्या लिखा था, A डैश B डैश, तो A डैश B डैश यानी कि लंब बटे लंब। तो इसमें देखो कि लंब कौन होगा, तो अब हम लंब खोजते हैं। तो देखिए इसमें भी जो लंब हमारा होगा कौन सा होगा, A डैश B डैश, और बटे में उसका लंब कौन सा होगा, तो उसका जो लंब होगा आपको ये कौन सा हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज का लंब। तो देखो इस त्रिभुज का लंब ये है, कौन है, AB है। तो बटे में हम लिखेंगे AB इजकल टू, अब देखो हमने क्या देखा था, आधार देखा था। तो आधार देखो यहां पे, तो B डैश है और इसका आधार क्या है, B और P है, B और P है। तो इसको हम लिखते हैं B डैश, तो B डैश, तो B डैश इसका आधार बटे में उस वाले का आधार, ये टोटल वाले का, तो टोटल क्या हो जाएगा PB, ये हमारा क्या हो जाएगा PB। तो यहां से हमने इस दोनों की समरूपता से क्या किया, ये वाला रिलेशन हमने बना लिया है। तो जब ये रिलेशन हम बना लेते हैं तो अब आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि A डैश B डैश बटे AB इजकल टू PB डैश बटे PB हो गया हमारा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों हमारे पास हमारे पास क्या हो गया, समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अब देखिए दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं B डैश F बटे PF इजकल टू PB डैश बटे PB। क्या लिख सकते हैं, B डैश F यानी कि इसका RHS इजकल टू इसका RHS, तो B डैश F बटे PF इजकल टू PB डैश बटे
PB। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इससे क्या क्या रिलेशन निकल सकता है। तो दोस्तों इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 2 3 निकाल लिया, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 निकाल लिया। अब हम देखते हैं जो ये हमारा जो फिगर है, इस फिगर में जो है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ हमारा क्या होगा? तो देखिए बी डैश एफ यानी कि बी डैश एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? तो हमें बी डैश एफ निकालना है, तो ये बी डैश एफ जो होगा ये आपका क्या होगा? बी डैश एफ आपका क्या हो जाएगा? तो जो बी डैश एफ होगा वे आपका पी बी डैश यानी कि पी बी डैश में से, यदि हम पी बी डैश में से यानी कि यहां से यहां तक में इस वाले पार्ट को यदि हटा दे, यानी कि पी एफ को हटा दे, तो पी एफ को यदि हटा देंगे तो हमारा कौन सा पार्ट बच जाएगा? ये वाला भाग बच जाएगा। इतने वाले भाग में यदि इसको हटा दे तो बच कौन गया? बी डैश एफ बच गया। तो हम कह सकते हैं कि बी डैश एफ बराबर क्या होगा? पी बी डैश माइनस पी एफ, यानी कि इसके जगह पे हम उसके वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो देखिए इसके जगह पे हम जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ बटे आपको क्या है? पी एफ। तो पी एफ इजकल टू पी बी डैश बटे पी बी। ठीक है, तो क्या है हमारा? पी बी डैश माइनस पी एफ बटे पी एफ इजकल टू पी बी डैश बटे पी बी। अब एक चीज आपको देखना है और एब्जॉर्ब करना है। क्या एब्जॉर्ब करना है? कि जो भी हमारा पॉइंट है ना, जो भी हमारा पॉइंट है, जैसे पी बी डैश है, जैसे मान करके चलिए आपको पी बी डैश है, तो पी बी डैश है, तो पी बी डैश है आपको यहाँ पे, बटे में क्या है आपको? पी बी है। तो पी बी कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो आपको मालूम है कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि जो पी बी है ये हमारा क्या है? ये हमारा ध्रुव से किसके बीच की दूरी है? बिंब की बीच की दूरी है। ध्रुव से बिंब की दूरी, ठीक है। इस पॉइंट से ये बी पॉइंट तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव से बिंब की दूरी। ये हमारा क्या है? ये हमारा बिंब है। तो इसकी दूरी को हम क्या कह सकते हैं? आपको मालूम है, तो इसे हम कह सकते हैं माइनस यू। यू कहते हैं, लेकिन माइनस क्यों लेंगे? दर्पण के इस साइड जितना भी होगा वे हमारा माइनस में लिया जाएगा, दर्पण के उस साइड जो भी होगा वे हमारा प्लस में लिया जाएगा। तो दर्पण के हम उल्टा साइड में आ रहे हैं, यानी कि इधर साइड में जाएंगे तो प्लस और इधर साइड में आएंगे तो माइनस लिया जाता है। तो हम किस साइड में आ रहे हैं? इधर साइड में आ रहे हैं ना, इस पोल से, इस पोल से, यानी कि ध्रुव से किधर साइड जा रहे हैं? ध्रुव से इस साइड में जाएंगे, यानी कि ये हमारा ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ध्रुव के इस साइड यदि जाएंगे तो निगेटिव, और ध्रुव के साइड यदि हम गणना करेंगे तो पॉजिटिव होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो हम ध्रुव के अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जान गए कि पीबी हमारा क्या है? पीबी हमारा माइनस यू है। अब पीबी डैश, तो पीबी डैश हमारा क्या है? तो देखो पीबी डैश इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम क्या कहते हैं? भी कहते हैं, लेकिन माइनस भी लिखेंगे। क्यों माइनस भी लिखेंगे? क्योंकि हम ध्रुव से इधर साइड आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस भी लिखेंगे। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है? तो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अब पी एफ देखते हैं। तो पी और एफ, तो पी और एफ जो है यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, पी एफ हम क्या कहेंगे? ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी। तो ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये, इसको हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु से ध्रुव की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहते हैं हम।
तो आप देख रहे हैं कि PB हमारा क्या है, तो ये जो PB है, ये जो PB है ये क्या है, ध्रुव से बीम के बीच की दूरी यानी कि -u हम ले रहे हैं। PB डैश क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि -b, और PF हमारा क्या है, ये जो P से F है ये हमारा क्या है, फोकस दूरी है, जिसको हम -f लेंगे। अब इस सभी के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो चलते हैं अब इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो चलिए 1 मिनट। तो यहां पे जो है हमें क्या करना है कि हमने जो सारे चीजों को निकाला है इसमें हम पुट कर देंगे। तो PB डैश, तो देखिए PB डैश -b, तो -b माइनस, उसके बाद हमारा क्या है PF, तो PF हमारा क्या है -f, तो -f बटे में क्या हो जाएगा PF, तो PF हमारा क्या है -f, तो -f इजकल टू, उसके बाद क्या है PB डैश, तो PB डैश देखिए PB डैश क्या है -b, तो -b, और PB क्या है हमारा -u, तो -u। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हम इसको ढंग से लिखे तो ये क्या हो जाएगा -b प्लस f और बटे में -f इजकल टू v बटे u। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देना है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो u इंटू ये वाला पार्ट हो जाएगा -v प्लस f, माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा हो गया इजकल टू, ये f उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -v इंटू f। तो इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -u इंटू v प्लस u इंटू f इजकल टू -v इंटू f। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ हमें क्या करना है, u भी f से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, u भी f से डिवाइड कर देना है, से भाग देने पर। तो ये आपको देखिए -u भी, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा u भी f प्लस uf बटे में u भी f इजकल टू -bf बटे ubf। अब देखिए कैंसिल क्या क्या होगा, u से u कैंसिल, ठीक है, b से b कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको b से b कैंसिल, f से f कैंसिल, तो ये निकल करके आपका क्या आ जाएगा, -1 बटे f प्लस 1 बटे v इजकल टू -1 बटे u, ठीक है। अब देखो जब हम इसे क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को जब इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले पार्ट को, यानी कि इसको जब हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 बटे f इजकल टू -1 बटे u, और ये प्लस है उधर चला जाएगा तो -1 बटे क्या हो जाएगा आपको, v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस यदि हम कॉमन ले ले तो 1 बटे एफ इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे एफ हमारा हो जाएगा 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। तो देखिए हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, -1 बटे एफ था, हमने इसको उस साइड किया तो -1 बटे यू -1 बटे वी हो गया, और माइनस से ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटे एफ इजकल टू 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। तो यही हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। हम उतना जो मेहनत कर रहे थे इसी दर्पण सूत्र को निकालने के लिए कर रहे थे। तो फाइनली हमारा दर्पण सूत्र निकल करके आ चुका है। यही हमारा दर्पण सूत्र होता है। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक एक करके सारी चीज़ों को बारीकी से समझा, ज्योमेट्री का यूज हुआ। बस आपको 2-3 इक्वेशन को ध्यान देना है, उसके बाद आपको सारा चीज़ बता दिया है मैंने। आप एक बार यदि वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर ले, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।